निखिल निखिल ओपन द डोर सर। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खोल रहे। निखिल दरवाजा खोल। निखिल सर ओपन द डोर। निखिल कहीं कुछ होता नहीं क्या होगा सर को? मैं कॉल करके देखती हूँ। हाँ जल्दी। निखिल सर सुनिए बात सुनिए सर का फोन में नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? निखिल सर आप अंदर है। इसकी उतरी नहीं होगी पक्का। तू चुप रहेगा? हाउसकीपिंग आपके पास रूम की चाबियां हैं क्या? लाओ दीजिए। सर चाबी तो नहीं है, खो गई। अरे बड़ी में खो गई, ऐसे कैसे खो गई यार? वेट मैं आ गई हूँ। वेट ऐसा कैसे हो गया? की कार्ड खो दिया आपने? देखिए ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। प्लीज ओपन दिस डोर। मेरे पास गेस्ट रूम की डुप्लीकेट की कार्ड है। निखिल हम सब एक स्टार्टअप कंपनी निकिटून के लिए काम करते हैं। निकिटून? वो जो कार्टून बनाती? जी। आप लोग हैं कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निखिल सर हमारे बॉस थे। उन्हें यूएस से एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑफर आया था। वो तो इतने खुश थे। इनफैक्ट हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये पार्टी रखी और 2 दिन बाद तो वो यूएसए भी जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं है सब कैसे। प्लीज आप अपने आप को संभालिए। थोड़ा अजीब लग रहा है सर। इतने सारे वार हुए हैं इस पे, ये हिला तक नहीं, कुछ स्ट्रगल वगैरह नहीं किया इसने? हाँ यार ये तो अजीब है, लेकिन इससे भी अजीब एक और बात है। तुम्हें यहाँ पर कुछ महक नहीं आ रही? कुछ अजीब तरह की स्मेल? अजीब सी स्मेल है थोड़ी सी। हाँ ये एक खास तरीके का केमिकल है। और देखो ये जो इसकी नाक की हड्डी है ना, ये बुरी तरह से टूट गई है। और ये इसकी खाने की नली भी बुरी तरह से डैमेज है। खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। ये देखो, ये वैक्स इस शटर के लॉक पर लगा दिया गया था ताकि लॉक ठीक से बंद ना हो और खूनी आसानी से अंदर आ सके। तो मतलब कातिल यहां से आए? पंकज, जूतों के निशान। सर देखने से तो कम 11 नंबर का लगता है। एक काम करो, प्लास्टर पेरिस लेके आओ और जूतों के निशान का ये कास्ट बनाओ। सर की कार्ड। कमरे का की कार्ड यहाँ पे? कार्ड तो पहले से है।
पूर्वी, जरा इस दरवाजे का लॉक सिस्टम चेक करवाओ। ऐसे दरवाजे में जब भी कोई कार्ड स्वाइप करके एंट्री लेता है तो लॉक के सॉफ्टवेयर डाटा में उसकी एंट्री रजिस्टर्ड हो जाती है। जरा पता करो कल रात से लेकर अभी तक कितने लोगों ने एंट्री की है। सर एक कार्ड यहाँ पड़ा हुआ है, एक कार्ड वहाँ लगा हुआ है, दो कार्ड। इतनी बड़ी लापरवाही! आप की कार्ड कैसे खो सकते हैं? आपको पता है कि आपकी इस लापरवाही की वजह से हमारे होटल का कितना नाम खराब हो रहा है? मैडम, मैं मास्टर की हमेशा संभाल कर ही रखता हूँ और कल मैंने जब सारे कमरे साफ किए तब भी मेरे पास ही थी, लेकिन जब मैं कीर्ति मैडम का रूम क्लीन करने गया उसके बाद से मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ गिर गई। कहीं ये तो नहीं हुआ मास्टर कार्ड? नहीं सर, ये वो मास्टर कार्ड नहीं है। कमाल है, आपने एक झलक में पहचान लिया ये वो कार्ड नहीं है। सर, जो हमारे मास्टर कार्ड्स होते हैं उन पे लिखा होता है मास्टर कार्ड्स और वो वाइट कलर के होते हैं। और सर, ये तो एक नॉर्मल की कार्ड है, ये हम सिर्फ अपनी गेस्ट को अलॉट कराते हैं। I see। अच्छा, ये अपना निखिल के कमरे में कोई और भी रह रहा था क्या? नहीं सर, वो अकेले ही रह रहे थे। तो फिर उनके कमरे में 2 की कार्ड कैसे? 2 की कार्ड्स? सर एक मिनट, मैं अभी पता करके बताती हूँ। जरा चेक करना कि मिस्टर निखिल के नाम पे एक और कार्ड इशू हुआ था। हाँ मैम, डुप्लीकेट कार्ड। ओह यस सर, याद आया मुझे, कल ही मिस्टर निखिल ने हमसे एक डुप्लीकेट की कार्ड बनवाया था क्योंकि उन्होंने हमसे बोला था कि उनका जो ओरिजिनल की कार्ड है वो उनसे कहीं खो गया था। लेकिन एक कार्ड तो उनके कमरे के सॉकेट में लगा हुआ है और ये दूसरा कार्ड तो वहाँ जमीन पे पड़ा मिला। आई डोंट नो सर, उन्होंने तो हमें यही बोला था कि उनका की कार्ड खो गया है। कोई बात नहीं, थैंक यू। ये एक कार्ड होते हुए भी निखिल ने डुप्लीकेट कार्ड क्यों बनवाया होगा? अभिजीत, कई बार लोग डुप्लीकेट कार्ड इसलिए मांगते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई और भी उस कमरे में आ जा सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निखिल का किसी और के साथ चक्कर चल रहा हो, उसके ऑफिस में या कहीं और। हो सकता है उसने ये चाबी अपने गर्लफ्रेंड को दी होगी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मार दिया। सर, डोर का लॉकिंग सिस्टम स्कैन कर लिया है। रात में की कार्ड 2 बार स्वाइप हुआ है, एक बार 2:15 बजे और एक बार 2:30 बजे। लगभग इसी टाइम में निखिल का खून भी हुआ था। अरे खूनी कमरे में 2 बार क्यों गया? 2 नहीं, 3 बार। एक बार डुप्लीकेट कार्ड से, एक बार मास्टर कार्ड से, एक बार उस खिड़की से जो खुली हुई थी। सर, मैंने सबसे पूछताछ कर ली, उन लोगों का यही कहना है कि वो लोग रात को रूम में सो रहे थे। सब लोग सो रहे थे, तो फिर वो 3 लोग कौन है जो निखिल के कमरे में घुसे थे? और उनमें से कातिल कौन है? इसके सीने पर ये जो घाव के निशान है, इससे ये बात तो पक्की साबित होती है कि इसे किसी तेज धारदार चाकू से मारा गया है। तो हमारा पहला मर्डर वेपन हुआ एक तेज धार वाला चाकू। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये इसकी ये नाक की हड्डी टूट गई है और इसकी ये खाने की नली भी एकदम डैमेज हो गई है। हा? ये सब कुछ बताते हैं कि किसी चीज से इसका मुंह दबा के इसका दम घोटा गया। एग्जैक्टली। और ये किया है किसी ने इस तकिए से, क्योंकि इस तकिए के रेशे मुझे इसके नाक पर और यहाँ इसके गले पर और चेहरे पर मिले हैं। तो हमारा मर्डर वेपन नंबर 2 हुआ ये तकिया। अभिजीत, याद है कमरे में जब दाखिल हुए थे तो मैंने तुमसे कहा था कुछ अजीब सी महक आ रही है? हाँ, आपने बोला था वो कुछ केमिकल की बू जैसे। एग्जैक्टली अभिजीत, और वो केमिकल है डायबिटीज की दवाई, जो डायबिटीज के पेशेंट अक्सर इंजेक्शन के जरिए लेते हैं। ये देखो यहाँ। मुझे नहीं लगता है इसको डायबिटीज थी। ये जो इंजेक्शन है ये किसी नौसिखिए ने दिए हैं। उसने डायबिटीज की दवाई इसे सिर्फ मारने के लिए दी है। सर, कहीं ये वो केमिकल तो नहीं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए तो दवा है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान को इसका ओवरडोज दिया जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। एग्जैक्टली। इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके से इसे मारा जा सकता था, तो फिर खूनी ने तीनों तरीकों का इस्तेमाल क्यों किया इसे मारने के? क्योंकि कातिल भी एक नहीं 3 है। क्या? चलो मान लेते हैं कि इस आदमी को 3 अलग अलग तरीके से मारा गया है, तो अब पता कैसे चलेगा कि किस तरीके की वजह से इस आदमी की मौत हुई? यही सबसे बड़ी गुत्थी है बॉस, जिसे सुलझाना अभी बाकी है। तो ये पार्टी खुद निकल नहीं दी थी? जी सर, एक्चुअली उसे यूएसए से एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर मिली थी,
तो बस उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उसने हम सब के लिए ये गेट टुगेदर रखा था। पूरा स्टाफ, निखिल का पूरा स्टाफ आया था यहाँ पे? जी, निखिल सर की टीम के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। निखिल ने अपने रूम की डुप्लीकेट की बनवाई थी, जबकि उसके पास ओरिजिनल की भी थी। इसके बारे में कोई कुछ जानता है? जी मैम, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, उसका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था क्या? अफेयर? निखिल का तो एक ही अफेयर था। किसके साथ? अपने काम के साथ सर। वो इतना मनी माइंडेड और एम्बिशियस था कि हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। अच्छा, निखिल की मौत हुई तो आप लोगों को कब पता चला, कैसे पता चला? एक्चुअली सर, कल रात को पार्टी के बाद बहुत हंगामा हो गया था, तो सुबह हमने सोचा कि एक बार जाके निखिल से सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जब उसके रूम में गए, हमने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, पर सर जब काफी देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, तो फिर हमने हाउसकीपिंग वालों से पूछा, पर उनके पास ही मास्टर की कार्ड नहीं था। सर मैंने फोन भी ट्राई किया था, पर उनका फोन भी नहीं लग रहा था। और सर जब फाइनली मैनेजर ने आके मास्टर की से दरवाजा खोला, तो हमने अंदर जाके देखा कि निखिल की लाश पड़ी हुई थी। कल रात पार्टी हुई, हंगामा हुआ और खून भी हो गया। कहानी थोड़ी लंबी लग रही है, आराम से बैठ के सुनते हैं। Hey, everyone, I want to raise a toast here. Hey, a toast for the boss, Nikhil. Congratulations, man. यार, इतनी बड़ी जॉब लग गई तेरी यार। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? अरे तो बोलना, क्या चाहिए तुझे? मुझे मेरा हक चाहिए जो तूने मारा है। इनफैक्ट हम सबका हक। बोल हाँ, ये जो तू यूएस के जॉब पे तो चल रहा है ना, ये अपॉर्चुनिटी तेरे को हम सबकी वाट लगा के मिली है। अब तू लिमिट क्रॉस कर रहा है। अच्छा, लिमिट उसने नहीं, लिमिट तूने क्रॉस किया निखिल, समझा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास नहीं है, बिल्कुल सच है ये। तेरी डील के पेपर्स यूएस की कंपनी के साथ मैंने देखे हैं। यूएस की कंपनी ने निकिटून्स यानी हमारी कंपनी को फंड ऑफर किया था, लेकिन तूने हम सबकी मेहनत मार के खुद मजे लेना चाहता है। मनोज याद है? मनोज गाइस, इसका एक कॉलेज में दोस्त हुआ करता था मनोज। The guy was really intelligent, very intelligent। उस बेचारे ने अपनी मेहनत से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन एन भाई साहब ने उस बेचारे की मेहनत से बने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच डाले। लेकिन वो ठहरा भोला इंसान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर दिया। कुछ याद आया निखिल? ओह, तो इतनी जलन भरी है तुम्हारे अंदर। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ बिजनेस ही क्यों किया? है कोई जवाब? नहीं, मैं बताता हूँ। क्योंकि तू एक बहुत बड़ा लूजर है। इनफैक्ट तू अकेला नहीं, तुम सब सारे बहुत बड़े लूजर हो। पार्टी खत्म, चलो निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। अरे तेरी पार्टी में जाना कौन जा रहा है? अरे बकवास कर रहा है। चलो यहाँ से, हमारे पैसे की पार्टी है ये। आप सब लोग ठहरे कैसे थे अलग अलग कमरों में? सर सीनियर मैनेजमेंट के 4 लोग सिंगल रूम्स में रुके थे, यानी कि मैं, जोसेफ, अरुण और खुद निखिल, और बाकी के 2 लोग रूम शेयर कर रहे थे। सर एक में जया और प्रीति, एक में शारदा और कीर्ति, और एक में अभय और सैम। आप लोग अपने कमरे में गए तो फिर बाहर नहीं आए? लेकिन पार्टी तो जल्दी खत्म हो गई थी ना, तो आप सब लोग अच्छे बच्चे की तरह अपने अपने कमरों में जाके सब सो गए? हाँ सर, वो मैं और शारदा पूरी रात बातें करते रहे, क्योंकि पार्टी में जो कुछ हुआ था वो हमारे माइंड से निकल ही नहीं रहा था। हाँ सर, हम तो रूम में ही थे और करीब 4-5 बजे तक तो बात ही कर रहे थे। सर मैं तो कुछ करने की हालत में नहीं था। मैं तो बस पार्टी से वापस आया और सीधा बेड पे गिर गया, और फिर सुबह ही मेरी आंख खुली। राइट सर, इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब थी। इनफैक्ट इतनी खराब कि मैं रात भर इसे बार बार उठ के चेक करता रहा।
सर मैं तो तुरंत सो गई थी। और हाँ, प्रीति रात में ऑनलाइन थी। हाँ सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। वो लंदन में है तो हमारा टाइम जोन अलग है, तो हम हर रोज 3-4 बजे तक बात करते हैं। आप चाहे तो मेरा कॉल लॉग चेक कर सकते हैं। और जोसेफ? जोसेफ कहाँ है? जोसेफ? जोसेफ? वो तो आई थिंक सर रात की पार्टी के बाद से ही गायब है। क्या मतलब गायब? सर रात को पार्टी में वो हमारे साथ ही था, फिर हम सब हमारे रूम में चले गए, लेकिन पता नहीं सर वो कहाँ चला गया। और जब सुबह ये सब हो रहा था तो मैंने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन सर उसका फ़ोन लगा नहीं। फिर मैंने जाकर रिसेप्शन पे इंक्वायरी की तो पता चला कि वो रात को ही कहीं निकल गया। एक आदमी का खून हो गया है और एक आदमी गायब है, और ये बात तुम लोगों ने हमें बताई नहीं अभी तक। आप लोग जा सकते हैं, चलिए। सर मुझे तो लगता है सब के सब झूठ बोल रहे हैं। जब तक असली कातिल सामने नहीं आ जाता ये सब शक के घेरे में है। भाई इसके सीने पर जो ये घाव के निशान है ना, ये भी अपने आप में एक गुत्थी है। ये देखो, ये घाव देख रहे हो इसके सीने पर, ये 2 घावों की दूरी समान है। और एक बात, ये घाव में ये अंदर की तरफ धारदार निशान है और बाहर की तरफ ब्लंट है, कुंद है। डॉक्टर साहब चाकू के निशान तो ऐसे ही होते हैं ना, मतलब एक तरफ कुंद और दूसरी तरफ धारदार। हाँ दया, होते हैं, चाकू के निशान भी ऐसे होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं। और इस केस में ये जो दोनों के दोनों घाव के निशान में एक बराबर की दूरी है, वैसा चाकू के निशान में नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये घाव किसी कैंची के हैं, कैंची जिसमें धारदार हिस्सा अंदर की तरफ होता है और ब्लंट हिस्सा बाहर की तरफ होता है। और ये कैंची भी कोई साधारण ऐसी वैसी कैंची नहीं है। सर ये कैंची बाहर गार्डन में बुशेस में मिली है। ये देखो, और सर उसके ऊपर ब्लड के ट्रेसेस भी हैं। मैं जो बात कर रहा था वैसी ही कैंची, और इस पर ब्लड के ट्रेसेस भी मिले हैं। हो सकता है खूनी ने इस कैंची से ही वार किया। यस, एक बात और, ये वार करने वाला कोई लेफ्ट हैंडर था। ये देखो, जब कोई आदमी बाएं हाथ से वार करता है तो घाव दाईं तरफ जाता है, और अगर दाईं तरफ से वार करता है तो घाव बाईं तरफ जाता है। इसका घाव दाईं तरफ गया हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस किसी ने भी वार किया है वो लेफ्टी कपूर। एक बात और, जिस किसी ने वार किया है कोई आदमी है, क्योंकि इतनी बार इतना गहरा घाव, लगभग 7 इंच गहरा घाव, इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। एक कातिल लेफ्ट हैंडेड ताकतवर आदमी है, और उसके जूते का साइज 11 है। चलो पहले कातिल के बारे में कुछ तो पता चला। सर दोनों, अरुण और अभय, लेफ्ट हैंडेड। अरुण सिंगल रूम में था और अभय समीर के साथ रूम शेयर कर रहा था। समीर के साथ जो होश में ही नहीं था। मतलब अभय ने निखिल के रूम में जाके उसका खून किया हो तो समीर को तो पता चलने वाला है नहीं। और सर अरुण, वो भी तो अकेला था। वो दोनों के दोनों पोटेंशियल सस्पेक्ट्स हैं।
अच्छा, उनके जूतों की साइज चेक की? हाँ सर, चेक किया। दोनों में से कोई भी 11 नंबर नहीं पहनता। अरुण 13 नंबर का जूता पहनता है और अभय 8। और वो जूते के निशान मिले थे 11 नंबर के, वो किसी से मैच हुए? हाँ सर, मैच हुए। धीरज से। धीरज? धीरज भी सिंगल रूम में थे, लेकिन सर वो लेफ्ट हैंडेड नहीं, राइट हैंडेड। ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर सालुंके को कोई गलतफहमी हुई है? मेरा मतलब है कि कातिल लेफ्ट हैंडेड हो ही नहीं। सालुंके साहब से बात करने से पहले तो धीरज से मिल लेते हैं। सर आप लोगों को धोखा हुआ है, मैंने सच में निखिल को नहीं मारा है सर। क्राइम सीन पे हमें तुम्हारे जूतों के निशान मिले। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मेरे जूते पहन लिए हो। वैसे सर मैंने अपने जूते अपने कमरे से बाहर रखे थे पॉलिश के लिए। लेकिन तुम कमरे में अकेले थे और इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। सर वो शारदा। शारदा? शारदा क्या? सर एक्चुअली शारदा और मेरा अफेयर है और ये बात हम किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन सर शारदा मेरे साथ मेरे रूम में ही थी। तो शारदा ने कहा कि वो अपने कमरे में थी कीर्ति के साथ। सर वो तो बचने के लिए उसने झूठ कहा था, क्योंकि कीर्ति ही सिर्फ ऐसी थी जो हमारे अफेयर के बारे में जानती थी। इनफैक्ट कीर्ति ने ही हमें एनकरेज किया था। धीरज सच बोल रहा है, मैं उसके साथ उसके रूम में थी। सर अगर इसकी थियरी सही है और सच में किसी ने इसके जूते पहनकर कत्ल किया हो सकता है। ये घास और मिट्टी इस जूते के अंदर गए कैसे? कुछ तो है जो हम लोगों से छूट रहा है। निखिल का खून अभय कर सकता है। अभय? हाँ। कैसे सर? जरा सोचो पूर्वी। अरुण जिसके जूतों की साइज 13 है, इसलिए अरुण धीरज के जूते नहीं पहन सकता, क्योंकि धीरज के जूते की साइज 11 है। अरुण के पैर धीरज के पैरों से बड़े हैं। मगर अभय जिसके जूतों की साइज 8 है, मतलब जिसके पैर छोटे हैं, वो धीरज के जूते पहन सकता है। अभय धीरज के जूते पहनकर निखिल का खून कर सकता है। अब रही बात उस निशान की, जब भी कोई छोटे पैर का आदमी बड़े पैर वाले जूते पहनकर चलने लगता है तो अपने शरीर का बैलेंस संभालने के लिए वो अपने बॉडी का प्रेशर, वजन का प्रेशर जूतों के आगे की तरफ देता है और इसीलिए निशान भी वैसे आते हैं। समझ गए? जरा अपने जूते पूर्वी को दो, चल के दिखाओ। अब चलो। हाँ सर, बैलेंस संभालने के लिए मुझे अपना प्रेशर आगे डालना पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए वहां पे जो हमें जूतों के निशान मिले थे वो आगे की तरफ दबे हुए थे। मतलब 3 कातिलों में से एक कातिल है अभय। यानी पहले अभय ने निखिल के कमरे की खिड़की का लॉक अटका दिया और जब रात को समीर नशे में चूर होकर सो गया, अभय बाहर गया, धीरज के जूते पहने, बगीचे से कैंची उठाई, धीरज के कमरे में गया और उसका खून कर दिया। अब पता ये लगाना है कि बाकी के 2 कातिल कौन है और फिर इन तीनों में से सबसे पहले खून किसने किया। बॉस इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। याद है निखिल के 2 कातिल अभी बाकी हैं। हाँ सर, के मालूम है और 2 कातिल बाकी है, लेकिन वो भी जल्द मिल जाएंगे। मिल गया सर, मिल गया। वो जोसेफ मिल गया। ये सच है सर, मैं रात को रिसोर्ट से चला गया था क्योंकि सर मुझे डायबिटीज़ है और मुझे दिन में 3 बार डायबिटीज़ के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं सर। और सर मैं रात को जब डायबिटीज़ के इंजेक्शन लेने गया तो क्या देखता हूँ मेरी किट वहाँ पर है ही नहीं। सर मजबूरन मुझे दवाई लेने घर जाना पड़ा।
सोचा सुबह को वापस आ जाऊंगा। मतलब क्या है? तुम्हारे डायबिटीज का किट गुम हो गया? मतलब सर, हम 2 दिन के लिए रिसोर्ट में आए थे और मैंने अपनी ज़रूरत की सारी दवाइयाँ अपने साथ रख ली थी। इंजेक्शन, सीरिंग्स, सब कुछ सर। सुबह और दोपहर का इंजेक्शन भी लगाया था सर मैंने, लेकिन जब रात का इंजेक्शन लगाने गया तो वहाँ पे मेरी किट ही नहीं थी सर। पता नहीं कौन कहाँ कब ले गया सर, मैं नहीं जानता। चलो मान लें कि तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हारा मोबाइल फोन क्यों ऑफ था? सर मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था और चार्जर भी रिसोर्ट में रह गया था। ठीक है, अभी के लिए जा सकते हो। जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुला लेंगे, ठीक है? जी सर। बॉस, मैंने कहा था ना, 3 में से किसी एक कातिल ने निखिल को डायबिटीज का ओवरडोज दिया था। लेकिन सर, ये पार्टी के तुरंत बाद बाहर निकल गया था और पूरी रात बाहर ही था। मुझे नहीं लगता है कि इसने खून किया है। खून चाहे किसी ने भी किया हो, किसी ने तो डायबिटीज की दवाइयां चुराई है कमरे में से। पता लगाना पड़ेगा कौन गया था जोसेफ के कमरे में और किसने चुराई ये दवाइयां। सर, कीर्ति, समीर और प्रीति, ये तीनों पार्टी के ठीक पहले जोसेफ के रूम में गए थे और ये समीर तो गुस्से में था, निखिल के बारे में अनाप शनाप बोल भी रहा था। इन्हीं तीनों में से कोई हो सकता है जिसने वो डायबिटीज वाली किट चुराई है। तो प्रीति तो नहीं हो सकती, वो पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, वीडियो चैटिंग कर रही थी। और सर, समीर इस हालत में था ही नहीं कि वो ये सब कर सके। तो फिर कीर्ति? हाँ, कीर्ति तो रूम में अकेली थी सर, क्योंकि शारदा धीरज के साथ रूम में थी। और सर, वो मास्टर की कार्ड, हाउसकीपिंग वाले से वो कार्ड भी कीर्ति के कमरे से ही गायब हुआ था। इसका तो फिर एक ही मतलब निकलता है, ये कीर्ति ही है जिसने वो डायबिटीज का इंजेक्शन निखिल को दिया, उसकी जान ले ली और भाग गई वहां से। सर, 2 लोग तो मिल गए, अब ये तीसरा खूनी वही है ना जिससे निखिल का चक्कर। अब मेरा मतलब है जिसे निखिल ने डुप्लीकेट की कार्ड दिया था। तीसरा खूनी वो है जिसने तकिए से निखिल का दम घोटा, इससे उसकी नाक और सांस की नली टूट गई। लेकिन सर, ये है कौन? मैं बताता हूँ वो तीसरा आदमी कौन था। तीसरा खूनी वो है जिसने तकिए से निखिल का दम घोटा, इससे उसकी नाक और सांस की नली टूट गई। लेकिन सर, ये है कौन? मैं बताता हूँ वो तीसरा आदमी कौन था। खून में जिस तकिए का इस्तेमाल किया गया था, उस तकिए को मैंने बहुत बारीकी से चेक किया। अरे वैसे तो कपड़े पर से फिंगरप्रिंट उठाना बहुत ही मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन अभी फिलहाल विदेश में एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करके स्वर्ण भस्म वगैरह छोड़ दे यार, सिर्फ इतना बता तकिए पर से तूने फिंगरप्रिंट उठाए। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं मिली। तो फिर ये सब कहानियां क्यों सुना रहा है? अगर कुछ मिला नहीं है तो ये किसने कहा कि कुछ भी नहीं मिला? तूने तो अभी कहा। नहीं, मैंने ये कहा फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बॉस, फिंगरप्रिंट नहीं मिलने के बावजूद मुझे तकिए पर से बहुत कुछ मिला है। एक तो मुझे उस तकिए पर से किसी की चमड़ी के बहुत छोटे छोटे रेशे मिले जिसे मैंने डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। और उस तकिए को जब मैंने और ज्यादा चेक किया तो मुझे उस पर से मिला बस हाथ के साइज का छोटा होना, बाएं हाथ की उंगली की अंगूठी
और तकिए पर नाखूनों के निशान, सब इस बात को बताते हैं कि ये कोई औरत है। देखा सर, मैंने कहा था ना निखिल का कोई चक्कर है औरत के साथ। तो कौन हो सकती है? ये लोग हाथ के निशान से उन लोगों के निशान मैच करके देखेंगे ना। नहीं सारंगी, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब देख, ये धीरज शारदा के साथ अपने कमरे में था। जोसेफ वो तो रिसोर्ट में था ही नहीं। कीर्ति ने डायबिटीज की दवाई की इंजेक्शन से निखिल को मार डाला। अब निखिल को कैंची से मारा, कैंची से। जया तो सो रही थी रिसोर्ट में अपने कमरे में। प्रीति वीडियो कॉलिंग पर लगी रही थी। समीर तो पी के धुत था। तो इन सब में बचता है अरुण, जिसके पास कोई सबूत नहीं, जो कहता है कि वो अपने कमरे में अकेले ही था। अरुण, लेकिन बॉस खूनी तो कोई औरत है। तभी तो सारंगे, तभी तो इनमें से किसी के भी हैंडप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, किसी के भी हैंडप्रिंट्स मैच नहीं होंगे, क्योंकि कातिल इनमें से कोई है ही नहीं। इनमें से कोई है ही नहीं, तो कोई और ही है, और मुझे मालूम है वो कौन है। आपका शक सही था सर, ये वही है। निखिल की वजह से उसके जिस दोस्त मनोज ने खुदकुशी की थी, उसकी गर्लफ्रेंड। मनोज की गर्लफ्रेंड? लेकिन निखिल ने उसे की कार्ड क्यों दिया? दिया नहीं, वो की कार्ड उसने खुद बनाया। निखिल के कमरे का की कार्ड कभी खोया ही नहीं था ना। निखिल ने छाया से कहा कि उसके कमरे का डुप्लीकेट की कार्ड बनाकर देंगे। वो डुप्लीकेट की कार्ड तो छाया ने बनवाया खुद, अपने आप, और फिर निखिल के कमरे में जाकर निखिल को मार डाला। अपने मंगेतर मनोज की मौत का बदला ले लिया उसने, बदला ले लिया। जी सर, आपने हम लोगों को बुलाया? जी हां, आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि खूनी का पता चल गया है। आपको पता चल गया सर? कौन है वो? आपको बहुत जल्दी है जानने की कीर्ति जी। सर वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे सर अभय, आपको क्या लगता है कातिल कौन है? सर ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आप जानते होंगे ना। हम तो जानते ही हैं, आप भी अंदाजा लगाइए। मिस छाया, आप कुछ अंदाजा लगा सकती हैं? अब मैं क्या अंदाजा लगा सकती हूँ? देखिए प्लीज आप जल्दी कीजिए, मुझे निकलना है, बहुत जरूरी काम। अरे हाँ, आप तो जल्दी में ही होंगी। जैसे कत्ल की रात थी, निखिल का तकिए से खून करने के बाद जल्दी जल्दी में वहां से निकलते वक्त आप ये डुप्लीकेट कार्ड की वहां बोलें। कुछ याद है आपको? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं उसका खून क्यों करूंगी? मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आप उसको जानती हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ साल पहले इस निखिल की वजह से खुदकुशी की थी ना, उसी का बदला ले रही हो ना तुम। इसका मतलब मनोज इसका बॉयफ्रेंड था? गाइस, इसका एक कॉलेज में दोस्त हुआ करता था मनोज। The guy was really intelligent, very intelligent। उस बेचारे ने अपनी मेहनत से कुछ सॉफ्टवेयर बनाए थे, लेकिन इन भाई साहब ने उस बेचारे की मेहनत से बने हुए सॉफ्टवेयर कंपनी को बेच डाले। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर दिया। इसका मतलब निखिल का खून भी इसी ने किया है? 3 लोगों ने मारा है निखिल को, 3 लोगों ने, और वो सब तुम में से ही कोई है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? वही जो आपने सुना। पूछिए मिस्टर अभय और मिस कृति से। क्यों अभय? वैसे हमें सबूत तो मिल गए, लेकिन तुम लोग अपना गुनाह खुद कबूल करोगे या पूरी कहानी हम ही लोगों से सुनोगे? बताता हूं सर। इस निखिल ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया था सर, इतना बड़ा धोखा कि मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया।
उसी के कारण गुस्से में आकर मैंने इसे मार दिया। उसे जो यूएस की अपॉर्चुनिटी मिली थी उस सब में हम सबकी मेहनत थी और वो हमारा हक मारकर अकेले मजे लेना चाहता था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जोसेफ के डायबिटीज के इंजेक्शन से उसे मार दिया। चलो अच्छा है कि तुम सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तीनों को अरेस्ट कर लो। लेकिन सर आप हमें इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिमाग तो ठिकाने पे है तुम्हारा। तुम सब के खिलाफ सबूत है हमारे पास। सबूत? सबूत तो सर इस बात का होगा ना कि हमने उस पे हमला किया था। अब 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हमला किया था, तो तीनों तो खूनी नहीं हो सकते ना। खूनी वो होगा जिसने सबसे पहले हमला किया होगा और बाकी के 2 उन्होंने लाश पे हमला किया होगा। तो अब जब तक आप ये प्रूव नहीं कर लेते कि सबसे पहला हमला किसने किया है, आप हमें गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। और अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो हम पे कोई केस नहीं लगेगा, क्योंकि किसी मरे हुए आदमी को कोई 3 बार मार ही नहीं सकता। कीर्ति, छाया, अभय, तुम तीनों में से निखिल का असली कातिल कौन है ये तुम जल्द बता देंगे। लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आज तक कोई भी गुनहगार हमारे इस पंजे से बचा नहीं है। अच्छी तरह से याद रखना। बस निखिल पर 3 अलग अलग लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से हमला किया। सबसे पहले आपकी बात करते हैं, कीर्ति, राइट? आपने निखिल को डायबिटीज की दवाई का ओवरडोज दिया, इंजेक्ट किया। आमतौर पर जब हम किसी को दवाई देते हैं या जहर भी देते हैं तो वो इस इंसान के पूरे शरीर में घुल मिल जाता है खून के जरिए। दवाई या जहर पहले हार्ट तक पहुंचता है और फिर हार्ट उसे पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। लेकिन ये दवाई जो आपने निखिल को दी, ये उसके पूरे शरीर में नहीं गई, बल्कि थोड़ी सी दवाई तो बाहर ही रह गई। क्यों? क्योंकि उसका दिल काम ही नहीं कर रहा था, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा था, इसलिए उसने दवाई को पंप नहीं किया। मतलब जब आपने निखिल को दवाई दी तब तक निखिल मर चुका था। अब आप, क्या नाम आपका? अभय। अभय। अभय ने एक बड़ी सी कैंची से जबरदस्त वार किया उसके सीने पर, राइट? ऐसे में जब कोई आदमी जबरदस्त तरीके से किसी के सीने पर किसी धारदार हथियार से वार करेगा तो क्या होगा? खून का फव्वारा निकले। लेकिन निखिल के केस में ऐसा नहीं हुआ। खून के कुछ छींटे निकले और थोड़ा थोड़ा खून रिस के बाहर आ रहा था। क्यों? अगेन उसका हार्ट खून को पंप ही नहीं कर रहा था, और पंप इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि हार्ट काम ही नहीं कर रहा था। मतलब साफ है, आपने जब उसे कैंची से वार किया तब तक निखिल मर चुका था। मतलब ये है कि निखिल को सबसे पहले मारने वालों में न तुम थे अभय, और ना तुम थी कीर्ति। निखिल को पहले मारने वाली थी छाया। निखिल की जान ली छाया ने, तकिया मुंह पर दबाकर उसका दम घोटकर। क्यों छाया, और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? सब कुछ साफ है। अबे तुम्हें और कीर्ति, तुम्हें खून करने की कोशिश की जुर्म में तुम दोनों को कम से कम 7-8 साल की सजा तो होगी ही होगी। और छाया, तुम्हें
निखिल की खून की जुर्म में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे। कहाँ है तू? तेरी कितनी हिम्मत! मेरे पुश्तैनी जायदाद पे नजर रखेगा तू? अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखा। मेरे घर की तरफ बढ़ता हुआ तेरा हर एक कदम तुझे भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, किससे पूछूं? इतना घना जंगल है, कोई साइन बोर्ड भी नहीं है यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये पिपलिया गांव का रास्ता यही है ना? अरे सुनो ना भाई साहब। अरे बड़ा अजीब आदमी है। हाय बेबी। हाय, पहुंच गए? बस पहुंचने वाला हूँ। डोंट टेल मी तुम अब तक नहीं पहुंचे। इतने लेट कैसे हो गए? एक्चुअली क्या है, ये जगह शहर से काफी दूर है और यहाँ ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे मुझे। ऑलराइट, टेल मी, आर यू मिसिंग मी? ऑफ कोर्स। पूछने वाली क्या बात है? अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी ये सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर लो, अपनी सारी कागजी कार्रवाई एंड ऑल दैट। उसके बाद मे बी नेक्स्ट फ्लाइट से आई कैन कम एंड जॉइन यू इन इंडिया। व्हाट्स इट? ग्रेट, दैट्स गुड न्यूज। अच्छा बेबी, मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच गया हूँ। वो मकान दिख रहा है मुझे। अरे ये गेट क्यों बंद है? जी, राय रंजीत के मकान में जा रहे हो? हाँ। मत जा, वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मत जा। लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत। ए बुढ़िया, चल चल। अरे जा। अच्छा वरना तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। मत जा वरना तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। नमस्ते साहब, आप राज साहब हैं? हाँ 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 हाँ, आइए। हेलो राज, राज आर यू ओके? कौन था? हाँ, अरे वंदना मैं ठीक हूँ, कोई नहीं था। और मैं पहुंच गया हूँ, ठीक है, बंगले पे। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके, यू टेक केयर। हाँ, आई विल स्पीक टू यू सून। बाय बाय। आइए साहब। साहब, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, लेकिन वो औरत कौन थी? बुढ़िया औरत जो आपसे बात कर रही थी ना, लाली नाम है उसका। थोड़ी अजीब सी है। आपको उसकी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा मुझे, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस औरत ने मुझे यहाँ आने से मना क्यों किया। जाने दीजिए ना साहब उसकी बातों का। थोड़ी सी हिली हुई है, कुछ भी बकती रहती है। आप आइए, अंदर आइए। ये आदमी तो मुझे बीच रास्ते में मिला था। उसका नाम कमल है, यहाँ का माली। हमने सोचा अब आप यहाँ पर रहने वाले हैं तो
क्यों ना बगीचे के जो रंग बिरंगे फूल हैं फिर से खिल उठाएं। अच्छा आइए साहब। अच्छा एक बात बताइए जी, यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? बस साहब ये समझ लीजिए कि मैंने बचपन में चलना यहीं से सीखा था और अब इस घर से तभी जाऊंगा जब मेरी अर्थी उठेगी। साहब अब ये घर आपका है, कहीं आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे? अरे नहीं 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 चाचा, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और इसमें इतने बड़े घर की देखरेख आपके सिवा और कौन कर सकता है? हाँ वाकई में आप बहुत नेक इंसान हैं। आइए। साहब ये है आपका रूम, वॉशरूम उधर है, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। ठीक है साहब। चला जा, चला जा, चला जा वरना तू भी मरेगा। कौन? मैंने कहा ना चला जा। कौन है? जैसे बाकी लोग मरे हैं वैसे तू भी मरेगा। प्रद्युमन प्लीज। हाँ जरा शांत हो जाइए, कौन बोल रही हैं? मैं कौन बोल रही हूँ, मुझे क्या काम है, मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगी। Can you just make me speak to him right now, please? एक मिनट होल्ड करिए। सर, हाँ सर, फोन कॉल है। सर कोई लेडी है, बहुत रो रही है, कह रही है सिर्फ आपसे बात करेगी। हेलो हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। सर मैं वंदना बोल रही हूँ अमेरिका से। हाँ बताइए। सर मेरे साथ बहुत 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 बुरा हुआ सर। क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे फियांसे राज इंडिया गए थे पुश्तैनी मकान खरीदते। सर मधुमक्खियों के काटने से उनकी मौत हो गई। अच्छा तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए?
सर लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मौत मधुमक्खियों के काटने से नहीं हुई। इनफैक्ट उनका मर्डर हुआ है। He's been killed। तो ऐसे क्यों लगता है आपको कि उनका खून हुआ है? सर वो जब प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कागजी कार्रवाई के लिए जा रहे थे तो तब क्या हुआ? सर मैंने साफ सुना था राज को कोई औरत धमका रही थी। कौन थी वो औरत? नो सर, आई हैव नो क्लू। जरा एक बात बताइए, क्या आपके राज की यहाँ इंडिया में किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? नहीं सर, राज की किसी के साथ कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी नहीं थी। इनफैक्ट राज तो इंडिया में किसी को जानता ही नहीं था। तो फिर कौन कर सकता है ये? कौन जान ले सकता है राज की? क्या आपको किसी पर शक है? नहीं सर, कोई शक नहीं। सर राज तो एक नेक काम करने जा रहे थे। कैसा काम? He wanted to start an orphanage। सिर्फ एक अनाथ आश्रम खोलना चाहते थे वो। वाकई नेक काम है, लेकिन किससे खरीदने वाले थे मकान वो? सब मकान तो वो ऑलरेडी खरीद चुके थे गवर्नमेंट से नीलामी के बाद। वो सर इंडिया कागजी कार्रवाई के लिए गए थे। देखिए एक काम कीजिए, सारे के सारे डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा, ठीक है? सर मैंने CID के बारे में बहुत सुना है। सर मुझे भी जस्टिस मिलेगी ना? वंदना जी, मैं आपसे वादा करता हूं आपको पूरा का पूरा इंसाफ दिलाएंगे हम, और जिसने भी आपके राज के साथ बुरा किया है उसे हम सजा दिलवाएंगे। वंदना, उसका मंगेतर राज अमेरिका से इंडिया आता है मकान खरीदने, अनाथ आश्रम चलाने, और राज की मौत होती है मधुमक्खी के काटने से। इंटरेस्टिंग। सर यही वही बंगला है जो राज ने सरकार से नीलामी में खरीदा था। अच्छी खासी प्रॉपर्टी लग रही है। आप देखभाल करते हो उस जगह की? जी हाँ, कहिए। कहेंगे आप, हम सिर्फ सुनेंगे। क्या मतलब? CID? क्या बात होगी सर? राज राकेश नाम के एक आदमी का खून हुआ है यहाँ पे। बहुत बुरा हुआ सर उनके साथ। उन्होंने ही सरकार से ये मकान खरीदा था। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनका खून नहीं हुआ, मधुमक्खियों के काटने से उनकी मौत हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नहीं देखा होगा आपने, लेकिन यहाँ इस बंगलों में आने से पहले किसी औरत ने उन्हें धमकी दी थी। कुछ जानते हो उस औरत के बारे में? अच्छा, वो लाली साहब, वो बुढ़िया तो बेतुकी बेसर की बातें करती रहती है। आप उसकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। क्या गंभीरता से लेना और क्या नहीं वो हम तय कर लेंगे। आप ये बताइए कि वो लाली वो रहती कहाँ है? कहीं भी नहीं सर। कहीं भी नहीं मतलब? उस बेचारी का ना तो अपना कोई घर है और ना ही कोई अपना परिवार। बस दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। नहीं, कहीं तो बैठती होगी, खाना वाना खाती होगी। कोई एक जगह होगी ना जहाँ पे वो रहती होगी ज्यादातर। हाँ, पास में एक तालाब है, अक्सर वहीं बैठी रहती है। अच्छा, दे क्या तुम इस लाली से मिल लो, तब तक इस मकान का चक्कर लगा लेता हूँ मैं। ठीक है। अब जरा वो जगह दिखाओ जहाँ पे खून हुआ था। आइए साहब। राज साहब यहाँ गिरे पड़े थे। पहले मधुमक्खियों ने राज साहब को मारा, फिर वो खुद मर गए। ये मधुमक्खी के हमले यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं क्या? नहीं साहब, इससे पहले तो मैंने एक मधुमक्खी भी नहीं देखी यहाँ। पता नहीं राज साहब के पीछे इतनी सारी मधुमक्खियां अचानक कहाँ से आ गई। राय रंजीत की हवेली से आ रहे हो ना तुम लोग? राय रंजीत की हवेली से आ रहे हो ना तुम लोग? क्या कहा आपने? राय रंजीत के मकान से लौट रहे हो?
आप कौन है? क्यों गए थे वहाँ? अपनी मौत को दावत देने गए थे? सर, लगता है ये लाली है। आप लाली हो ना? हाँ, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें राय रंजीत के जासूसों ने यहाँ भेजा है? हाँ, उन्होंने ही भेजा है ना यहाँ पे। कौन राय रंजीत? सांप था वो, सांप। उसने मेरी दादी को धोखा दिया, उन्हें अपने ही घर से धक्के मार के निकाल दिया। चलो ऐसे बाहर। छोड़िए मुझे, मुझे मेरे घर से मत निकाल, मुझे मेरे घर से मत। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रंजीत, तुम अपनी खुद की भाभी को घर से बाहर निकाल रहे हो। कम से कम अपने भैया का तो लिहाज किया होता। अरे उनका क्या लिहाज करना, उन्होंने खुद ही तो अंगूठा लगाकर ये घर मेरे नाम किया है। तूने उन्हें शराब पिलाकर धोखे से अंगूठा लगवाया था। अब क्यों किया, कैसे किया, इस गहराई में जाने से क्या फायदा। समझने वाली बात तो ये है कि ये मकान अब मेरा है और तू सड़क पर आ गई है। चलो निकलो इसे यहाँ से। तेरे हिस्से में ना सिर्फ घर नहीं आया है, एक मकान आया है, एक ऐसा मकान जिसके हर कोने में मेरी बदुआएं गूंजेगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, सिर्फ तू ही नहीं, इस घर का जो भी मकान मालिक बनेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मौत का खेल होगा यहाँ, मौत का खेल। अब तक कितने लोग मरे? वो सब लोग मर गए जिन्होंने वो मकान खरीदना चाहा। तुम लोग वो घर मत खरीदना, तुम भले लोग लग रहे हो, वरना तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी। माँ जी, ये कुछ पैसे हैं, काम आएंगे। सर, लगता नहीं है इसका राज की मौत में कोई हाथ है। ये तो खुद बेचारी सदमे और विश्वास में लग रही है। हो सकता है राज की मौत कोई मर्डर ही ना हो, कोई हादसा हो। अरे ये कमरा खुला कैसे है? ये तो बंद था। एक मिनट रुको, शायद राज ने खोला। ये है तो छत्ता यहाँ पे। इधर आओ। जी सर। ये है मधुमक्खी का छत्ता। अरे मैं पहली बार देख रहा हूँ साहब। ये राज यहाँ इस स्टोर रूम में क्या करने आया था? साहब शायद बंगलू देखने आए होंगे। अच्छा, और उस वक्त तुम खाना लेने गए थे? जी सर। वो कौन है? वो कमल है साहब, यहाँ का माली। जब राज साहब की मौत हुई थी तो ये था यहाँ पे? जी हाँ था। कमल, इधर आओ, साहब बुला रहे। जी सर। कमल, जब राज साहब की मौत हुई थी तो यहाँ आसपास किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? कोई अजीब सी घटना हुई हो? नहीं साहब। तो ये छत्ता यहाँ पे है तो तुम्हें कुछ काम करने में परेशानी नहीं होती? मधुमक्खी ने काटा नहीं तुमको कभी? नहीं सर, मधुमक्खी तो तब काटती ना जब यहाँ कोई छत्ता होता। पहले तो मैंने ये छत्ता यहाँ देखा ही नहीं साहब। क्या बात कर रहे हैं? हाँ साहब, मैंने आपसे पहले कहा ना कि इससे पहले इस घर में हमने एक मधुमक्खी भी नहीं देखी। कमाल है, फिर ये छत्ता आया कहाँ से? और मधुमक्खियों ने राज को ही क्यों काटा? ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। आसान उनके क्या पता चला राज की मौत के बारे में? मौत कैसे हुई? बॉस, इसकी मौत
मधुमक्खियों की वजह से हुई है। यार तुझे पूरा यकीन है राज की मौत मधुमक्खियों की वजह से ही हुई है? हाँ बॉस, ये डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बनाई है मैंने वो भी देख ली, इस राज का अच्छी तरह से चेकअप भी कर लिया। मुझे पूरा यकीन है राज की मौत मधुमक्खियों के डंक के जहर की वजह से ही हुई है। सर, बचपन में मुझे मधुमक्खी ने काटा था, मैं तो जिंदा हूं। हाँ सालू के सब, पंकज पे जहर का असर क्यों नहीं हुआ? अरे पंकज को मधुमक्खी ने काटा था, मधुमक्खियों ने नहीं काटा था। बॉस, अगर एक दो मधुमक्खी काटे तो बात समझ में आती है, लेकिन सैकड़ों मधुमक्खियां अगर हमला कर दे तो इट्स इम्पॉसिबल। मधुमक्खियों के डंक से साळुंखे कहता है कि राज की मौत मधुमक्खियों के डंक से हुई है, मधुमक्खियों के जहर से। और राज की मंगेतर वंदना कहती है कि राज का खून हुआ है। 100% इस छत्ते को बाहर से लाकर यहाँ पर लगाया गया। मधुमक्खी के छत्ते को किसी और जगह से लाके किसी और जगह लगाया जा सकता है? इतना आसान है? इतना मुश्किल भी नहीं है। शहद के व्यापार के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। आप बता सकते हैं कितने दिन पहले इस छत्ते को यहाँ पे लगाया गया? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 2-3 दिन। सर, अगर मान भी ले कि खूनी ने ये छत्ता यहाँ पर इसलिए लगाया था कि वो राज को मार सके, लेकिन उसे कैसे पता था कि ये मधुमक्खियाँ राज पे ही हमला करेंगे, किसी और पे नहीं? मधुमक्खियां बिना वजह किसी पे भी डंक नहीं मारती, क्योंकि डंक मारने के बाद उनकी खुद की भी मौत हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें उत्तेजित करती है अटैक करने के लिए? देखिए, जब उन्हें लगता है कि सामने वाले इंसान से उन्हें कुछ खतरा है। अच्छा केदार साहब, ऐसा हो सकता है क्या कि मधुमक्खियों को ट्रेन किया जा सके कि वो किसी एक आदमी पे हमला करें? कैसी बातें करते हैं अभिजीत साहब, ये मधुमक्खियां शार्प शूटर नहीं कि कोई भी इन्हें कह दे कि फला फला को डंक मार कर आ जाओ। अच्छा, आपने अभी भी कहा कि ये मधुमक्खी किसी को काटने के बाद ये खुद भी मर जाती है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो किसी को काटती है? जरा डिटेल में समझाएंगे? मधुमक्खी जब भी किसी को डंक मारती है तो फेरोमोन नाम का एक गंध छोड़ती है, जिससे कि बाकी मधुमक्खियां सचेत होकर सब मिलकर उस पर हमला कर देती हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, मधुमक्खियां बिना वजह किसी पे भी हमला नहीं करती। जरूर राज ने मधुमक्खी के छत्ते के साथ कुछ छेड़खानी की होगी। सर, खूनी को कैसे पता था कि राज इस छत्ते के साथ छेड़खानी करेगा? कहीं ये मौत वाकई हादसा तो नहीं? नहीं पूर्वी, राज के आने के ठीक 2 दिन पहले इस छत्ते को यहाँ पे लगाना ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता। सर, राज की मौत के बाद ये घर वंदना के नाम हो जाएगा, कहीं इन सबके पीछे वंदना तो नहीं है? वंदना इंडिया कब आ रही है? What nonsense! How could you even think like that? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि राज की मौत के पीछे मेरा हाथ हो सकता है? और फर्ज कीजिए कि राज की मौत के पीछे मेरा हाथ था, तो मैं आप लोगों को फोन क्यों करती? पुलिस तो ऑलरेडी ये केस क्लोज कर चुकी थी ना। देखिए, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे राज जी के बाद ये मकान किसके नाम पे है? आई डोंट नो। राज ने गवर्नमेंट से मकान खरीदा था, तो शायद गवर्नमेंट को वापस मिल गया। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं है। हाल फिलहाल में राज का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? I have already told you that. राज एक नेक दिल इंसान थे और उनका किसी से दुश्मनी होना was impossible. अगर मुझे पता होता कि राज की नेक दिली उनकी जान ले लेगी तो मैं उन्हें कभी इंडिया आने ही नहीं देती। ये अनाथ आश्रम खोलने का ख्याल राज जी के दिमाग में कैसे आया? राज खुद अनाथ थे, इसलिए वो दूसरे अनाथ बच्चों की फीलिंग समझते थे। वो अनाथ बच्चों को घर जैसा माहौल देना चाहते थे, और जैसे उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट ये मकान नीलाम कर रही है तो राज ने सबसे ऊंची बोली लगाकर ये मकान खरीद ली। तो कहीं इस राज की मौत का कारण ये घर तो नहीं है? हो सकता है कोई और भी इस घर को खरीदना चाहता था, राज बीच में आ गया इसलिए। What? कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? इस दुनिया से इंसानियत उठ गई है क्या? इंसानियत है वंदना जी, इंसानियत है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इंसानियत में जहर घोलने पे तुले हुए हैं। पता करते हैं किस किस को दिलचस्पी थी इस प्रॉपर्टी में। देखिए सर, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ कि राज जी के अलावा किन किन लोगों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया था। सॉरी। क्यों नहीं बता सकते? देखिए, ये सरकारी इंफॉर्मेशन है, ऐसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं।
हम भी तो सीआईडी का ही काम कर रहे हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर सरकारी नोटिस मिल जाए तो मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, उसके बिना नहीं दिखा सकता सर। नोटिस मिल गया। आप खुश हैं आप? देखिए अगर काम कायदे से होता है तो अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए। कुल मिलाकर सर 12 लोग थे जो इस बंगलों को खरीदना चाहते थे सर। इस बंगलों के पास एक्चुअली सरकार एक हाईवे बना रही है, इसलिए सब लोग बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे हैं और हर कोई इस बंगलों को खरीदना चाहता है। अच्छा, ये राज जी की मौत के बाद अब ये मकान किसको मिलेगा? देखिए राज जी ने कागजी कार्यवाही पूरी नहीं की थी, इसलिए नीलामी अब दोबारा से होगी और जो विजेता होगा उसको ये बंगलो मिल जाएगा। I see। और ये नई नीलामी कब होगी? देखिए सर अभी उसकी डेट तो तय नहीं है सर, लेकिन आपको एक बात और बताना चाहूंगा सर कि राज जी से जितने भी बिल्डर्स थे वो काफी भड़के हुए थे, काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। नहीं सर, एक्चुअली उन्होंने डेडलाइन के बाद बिड सबमिट की थी सर, इसी वजह से लोग नाराज थे उनसे। लेकिन अगर डेडलाइन के बाद उन्होंने बिड किया था तो सरकार ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? सर एक्चुअली वहां पर वो अनाथ आश्रम खोलना चाहते थे और सर अमेरिका से जो इंडिया का वक्त का फर्क है सर वो 9.5 घंटे का है, इसलिए सरकार ने वो बिड एक्सेप्ट कर ली थी। देखिए अब घर तो उसी को मिलेगा जिसकी किस्मत में होगा सर। किस्मत में नहीं भी होगा तो उसने अपनी किस्मत की रेखाएं बदलने के लिए कोशिश तो की होगी और जरूर इस लिस्ट में से ही कोई होगा वो। ललित जी, अब तो ये दोबारा नीलामी होगी, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है इस दूसरे नीलामी के लिए, क्या हम उनकी लिस्ट देख सकते हैं? नो सॉरी, ये लिस्ट आपको मैंने इसलिए दिखा दी कि ये नीलामी हो चुकी है, लेकिन वो जो नई लिस्ट आने वाली है सर वो तो आप किसी भी कीमत पर नहीं देख सकते। अरे 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 सारंगी, तू क्या करने क्या जा रहा है यार? क्या सुन रहा हूं मैं? जो सुना है सही सुना है बस। क्या सुना? रिजाइन हो रहा है तू? हाँ। क्यों क्यों? बस मेरा टाइम आ गया। क्या टाइम आ गया? 1 मिनट टाइम है यार अभी। अरे ये टाइम नहीं यार। तो फिर देखो, हर इंसान को लाइफ में एक न एक दिन रिटायरमेंट लेना पड़ता है ना, चाहे वो क्रिकेटर हो, म्यूजिशियन हो, कोई भी हो। मेरा भी टाइम आ गया, मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है तू? ये देख लो। ये क्या है? देख लो देख लो। यार क्या तू कर रहा है साल के? समझ में नहीं आ रहा है ये। एयर टिकट कहाँ जा रहा है? हाँ, लंदन। अरे वाह रे वाह। पंकज कैंसिल कर। नहीं नहीं कैंसिल नहीं होगा। अबे रिफंड मिल जाएगा, पैसे वापस मिल जाएंगे, कल की टिकट है, डोंट वरी। मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ वापस। यार तू ऐसे कैसे जाएगा? क्या हुआ क्या? अरे इतनी बड़ी गलती होगी कि शर्म आ रही है अपने आप पर। ऐसी कौन सी गलती हो गई? वो मधुमक्खियों वाला केस। ओहो, मधुमक्खियों वाला केस। हाँ यार, हादसा नहीं है बॉस, वो खून है खून। यही मुझसे गलती हो गई। मधुमक्खी के एक्सपर्ट से बात होगी तेरी? क्या बताया उसने? यार एक्सपर्ट से भी बात की, मैंने अच्छी तरह से चेक भी किया, तब मुझे पता पड़ा ये तो हादसा नहीं है, खून है। मधुमक्खियों को तो वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है यार। सालों के सब वो किसे? देखो मधुमक्खियां कब आती हैं इंसान के पास? जब उन्हें फेरोमोन की गंध आती तभी ना। हाँ, जब उन्हें इंसानों से खतरा लगता है तब मधुमक्खियां इंसान के पास आती है, डंक मारती है। बस यार यही मुझसे गलती हो गई। ये मैंने सोचा ही नहीं कि फेरोमोन तो बनाया भी तो जा सकता है ना यार। हाँ यार, फेरोमोन तो आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है, लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में। मतलब किसी ने ये आर्टिफिशियल फेरोमोन बनाया और वो किसी भी तरह से राज के शरीर पर लगा दिया, बस मधुमक्खियां आ गई और उस पर अटैक कर दिया। सड़ों के उठ उठ उठ, पिपलिया गांव चला जा, वहां पे जहाँ पे राज का खून हुआ, राज का सारा सामान चेक कर, पता तो चले ये फेरोमोन वहां पर आया कैसे और किसने इस्तेमाल किया ये फेरोमोन राज पर। यस बॉस। ये रहा सर, राज का सारा सामान इस सूटकेस में। ठीक है सर। एसीपी साहब बता रहे थे आप रिटायर होने वाले हो, कब है आपका लास्ट वर्किंग डे? आपके लास्ट वर्किंग डे से 1 दिन के बाद। मतलब नहीं आ रहा है। हाँ दया, एक काम करो, मैं बाहर जाता हूँ और तुम जो है ना
एक एक करके सामान मुझे बाहर पकड़ाओ, तो पता करते हैं कि कौन से सामान में फेरोमेन है। ठीक है? जी सर। ये पकड़ेंगे आप जरा, रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। दिखेगा ना बाहर? दिखेगा। मधुमक्खी है इसके लिए कह रहा था। अभिजीत हो तुम। हाँ। ये पूर्वी है। हाँ। ये दया। अरे दिख रहा है सर। चलिए चलिए चलिए। संभाल के सर, संभाल के। हाँ। चलिए जी सर। नहीं, इसमें फेरोमोन नहीं। अरे सर संभल के। अरे कुछ नहीं, जिसमें फेरोमोन होता है उसी पे अटैक करती है। हरकत हुई, देखो अटैकिंग मूड में आई है ये मधुमक्खी। देखो सर, किसी ने राज के परफ्यूम में फेरोमोन मिलाया। अरे यार, ये मधुमक्खी ने मुझे काटा ना। सर आप निकलो यहाँ से। अरे यार, अरे पानी में जाओ, पानी में। पानी किधर है? अरे सामने उस तरफ सर। अरे उधर कुआं है सर, जाओ ना। कुएं में घुस जाओ। अरे सर निकलो यहाँ से, जाइए सर। आप ठीक हो सर? बाप रे बाप, ये मधुमक्खियां आपको रिटायर नहीं होने देंगी सर। बाहर निकालो मुझे। आइए 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 सर। मधुमक्खी, अरे नहीं, आइए आइए सर, आइए। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? जी मैं चंदूमल फंडूमल कंकेशवास। अरे वाह, बहुत लंबा नाम है आपका। बताइए क्या काम था आपको? जी वो नीलामी के लिए आया था मैं। वो पुराना वाला बंगलो हाईवे के पास, वो खरीदना है मुझे। सर ऐसे नहीं खरीद सकते हैं सर, उसमें नीलामी होगी तभी वो जो जीतेगा वही खरीद सकता है। अरे तो पैसा लगाएगा ना, मैं पैसा लगाएगा। देखिए अब टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, आप लेट हो गए। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं सर, 15 मिनट में क्या क्या हो जाता है। ये देखिए ना, मैं तो ये बेड का लिफाफा भी लाया हूँ, ये देखिए। राकेश इधर रजिस्टर लेकर आ। साहब को दो, एंट्री कीजिए साहब। हाँ यहाँ पर एंट्री कर दीजिए। अच्छा, यहाँ साइन कर दीजिए लास्ट को। गुड, लाइक। अच्छा, वेरी गुड, ये तो अच्छा हो गया सर। वो बंगले का चाबी? और मजाक कर रहे हैं? अरे चाबी ऐसे थोड़ा ना मिलता है। अरे भाई बोली लगेगी, नीलामी होगी, उसके बाद जो जीतेगा उसको मिलेगा। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? बेट तो मैं ही जीतूंगा, ये पक्का है। भाभी और बच्चों को मेरा प्यार देना, ठीक है सर? थैंक यू। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, कमाल है। क्या भाई साहब काम हुआ? सर ये देखिए, चंदूमल फंडूमल कंकेशवास का कमाल। बैठ जाओ पंकज। 12 में से 2 लोग हैं जिन्होंने दोबारा बोली लगाई है इस मकान को खरीदने के लिए, हेमंत और रोशन। मतलब खूनी इन्हीं 2 में से कोई हो सकता है। और जो कोई भी है इस बार भी इस मकान को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों अब ये वक्त आ गया है कि बता दिया जाए कि नीलामी का विजेता आखिर है कौन। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीलामी के जो विजेता है मिस्टर रोशन। रोशन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। 1 मिनट, काय की बधाई हो? सबसे ज्यादा बेट मैंने लगाई थी, ये कैसे जीत गए?
देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सबसे ज्यादा बेट मिस्टर रोशन ने लगाई थी, इसलिए रोशन को मकान दे दिया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत ऊंची बोली लगाई थी, ये बेट मुझे मिलनी चाहिए थी। आप ऐसे ही बात कर रहे हैं सर। मैंने तीनों लिफाफे चेक किए हैं और चेक करने के बाद मिस्टर रोशन की कीमत सबसे ज्यादा थी, इसलिए मिस्टर रोशन को मकान दे दिया गया है। प्लीज कम ऑन यार, अब हार गए हो तो बच्चों की तरह रो मत। बिजनेस है, ऊंच नीच होती रहती है। बिजनेस में बेईमानी नहीं चलेगी। ये दिखाइए, आप पहले वो लिफाफे दिखाइए, मुझे अभी देखना है किसने कितने बिट करी है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, लाइए। मुझे भी चेक। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं दिखा सकते, ये नियम के खिलाफ है। चीटिंग करना भी नियम के खिलाफ है। मैंने 7 करोड़ की बिट करी है। 4 करोड़ इनके अभी हेड ऑफिस से फोन आएगा और बोलेंगे कि मैंने सिर्फ 3 करोड़ लगाए। कोई फोन नहीं 4 करोड़ कम। आपके कहने से फोन आएगा। चलो उठाओ फोन, उठाओ तुम्हारा अभी। ये मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप मुझे नहीं बताएंगे। आप ललित जी, आप तो बड़े कायदे कानून की बातें किया करते थे और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। भाई ये तो बहुत गलत बात है। आप ब्यूरो चलिए हमारे साथ। आप कहाँ खिसक रहे रोशन जी? आप हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे? नई प्रॉपर्टी ली है आपने? आइए, आप ही आइए। आइए आइए। सर रोशन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। सर रोशन जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जो भी फ्रॉड हुआ है सर मैंने किया है। ये रोशन का जुर्म अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? अच्छा खासा पैसा दिया है क्या रोशन ने तुम्हें? और एक बात याद रख लो, ये पैसा खर्च करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुरंत फांसी होगी तुम्हें। सर इतनी सी बेईमानी के लिए फांसी चढ़ा देंगे? नहीं नहीं नहीं, बेईमानी के लिए नहीं, खून के लिए फांसी होगी। सर खून? किसका खून सर? राज राकेश का खून, जिसने पिछली नीलामी में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। सर लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर मैंने नहीं मारा है सर किसी को। पता है, इस रोशन ने मारा है। तो इसकी पोल खोल दो, वरना इसके पाप का मटका तुम्हारे सिर पे फूट जाएगा। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं भला राज को क्यों मारूंगा सर? इस प्रॉपर्टी के लिए, और किस लिए? क्या कह रहे हैं आप सर? सर मैं मानता हूं कि मैं ललित के साथ मिलकर नीलामी में छोटी मोटी हेरा फेरी करता था, पर सर एक प्रॉपर्टी के लिए किसी का मर्डर थोड़ी कर दूंगा मैं। तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है तुमने ये खून नहीं किया? नहीं सर। चल ठीक है, पूर्वी जरा वो परफ्यूम लाना। ये परफ्यूम छिड़क दूं? हाँ? बाहर मधुमक्खियों का छत्ता है, क्या होता है? सर परफ्यूम? हाँ आपकी मर्जी सर, लेकिन हमारे इस केस से परफ्यूम का क्या लेना देना सर? तुम्हें वाकई पता नहीं इस परफ्यूम का कोई इस केस से संबंध है? सर जी हम सच कह रहे हैं सर, राज जी की मौत से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। ललित बिल्कुल ठीक कह रहा सर। अगर ये खून रोशन ने नहीं किया है तो फिर बचता है वही एक। इन कागज से साबित होता है कि तुम राय रंजीत के पोते हो। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी वजह थी इस मकान को वापस पाने के लिए, क्यों? देखिए, राय रंजीत का पोता होने से यह साबित नहीं होता कि यह खून मैंने किया है। हेमंत जी, खूनी कभी कभी अपने जुर्म के सबूत अपने साथ लेकर चलता है, जैसे तुम। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। ये रहे सबूत। कमाल है सालू के साथ, सेफ्टी सूट पहनने के बावजूद भी आप दोनों को मधुमक्खियों ने काटा। हाँ, कभी कभी सेफ्टी सूट पहनने के बाद भी मधुमक्खियां डंक मार सकती हैं, और फिर मधुमक्खी के छत्ते को इधर से उधर ले जाने में तो और भी ज्यादा अटैक हो सकता है, नहीं? जी देखिए, वो दरअसल बहुत हो गया हिम्मत। तुम्हारी बेगुनाही का और भी कोई सबूत चाहिए? जी नहीं, मैंने ये सब किया था। जब राज बंगले में घुसा तब मैं वहीं था, और मौका देखकर मैं बंगले में घुस गया था। मैंने परफ्यूम की बोतल के अंदर फेरोमोन मिला दिया। उसके बाद राज को आवाज से डिस्ट्रैक्ट किया, मधुमक्खी के छत्ते तक लेकर गया, और उसके बाद का काम मधुमक्खियों ने कर दिया था। मुझे मेरा पुश्तैनी मकान वापस चाहिए था। वाह रे वाह, अपने पुश्तैनी मकान के लिए तुमने एक नेक इंसान का खून कर दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कम से कम आजीवन कारावास की सजा होगी। ले जाओ इसे पंकज।
अनके केस खत्म, रिटायर हो सकता है तू। अरे मुझे रिटायर होना ही नहीं है। कल तक तो बोल रहा था रिटायर करो। वो कल की बात थी। हे भगवान, मतलब पीछा तो नहीं छूटने वाला इस आदमी से अपना। हाँ, पीछा नहीं छूटने वाला है किसी का किसी से नहीं। मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं और तुम्हें मेरे बिना चैन नहीं। ये लीजिए, सरकार ने बंगलो अब राज से आपके नाम करने का निर्णय लिया है। उम्मीद है कि अब आप मिस्टर राज के अनाथ आश्रम खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे। राज के जाने के बाद मेरी लाइफ का यही मकसद रह गया है, उसका आखिरी सपना पूरा करना। बट थैंक यू सो मच राज को जस्टिस दिलाने के लिए। हमने जो कुछ भी किया वो तो हमारा फर्ज था। आपको और कोई मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करिएगा। कभी कभी आते रहिएगा, उन बच्चों को भी आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। ये भी कोई पूछने की बात है? हो सकता है उन बच्चों में हमें कोई हमारा नया सीआईडी ऑफिसर मिल जाए।